Now we will perform the finger nose test. Now I will ask the patient to first touch his index finger with his nose and then touch his index finger with my index finger. आप पहले अपनी उंगली अपने नाक पे लगाएगा, फिर आप अपनी उंगली मेरी उंगली पे लगाएगा. अब करते रहें. ओके, बस. नाउ इज द फिंगर टेस्ट. अब आप दोबारा अपनी उंगली मेरी उंगली पे लगाते हैं. नाक पे नहीं लगानी, मेरी उंगली पे बस लगानी है. बस. सो वी नाउ द रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स. आई विल, आपने क्या करना है, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, ऐसे. इसको जितना तेजी से आप कर सकते हैं. बस बस. दूसरे साइड से भी करें, दूसरा. नाउ वी विल चेक द निस्टिंगनेस. आपने अब मेरी उंगली की तरफ देखना है और आपने इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ मेरी उंगली को फोकस करना है. और जहाँ जहाँ मैं अपनी उंगली लेके जाऊंगी आपने वहाँ वहाँ देखना है. So we have checked the vertical and horizontal nystagmus. That is the heel, knee or heel shin test. We will ask our subject to lie in a couch. Ask him to place the heel of his opposite knee, slide in downwards along the shin to ankle, then lift it making a semicircle. Place it again on the knee and repeat this procedure. अब आपने अपनी ये जो राइट हील है ना, इसको अपने लेफ्ट नी के साथ लगाना है और फिर आपने इसको पूरा नीचे लेके आना है और ये आपने बार बार करना है. अब आप करें. करते रहे. Now we will perform the knee jerk reflex. We will ask the subject to sit on a stool with his lower limbs hanging freely and we will perform our test. We will expose the knee of the patient and we will strike on the patellar tendon. Normally there should be extension of the leg due to contraction of the quadriceps femoris muscle. आप उसकी इस प्रैक्टिकल की इजाज़त देते हैं जी. ठीक है, इसमें हम आपके ये मसल्स की मूव देखेंगे, बल्क. ठीक है, दोनों साइड पे. पहले इनका दोनों साइड एक जैसी हैं, मसल बल्क एक जैसा है. ठीक है, और उसके बाद कोई टेंडरनेस नहीं है. हाथ में पालपेट करने से टेंडरनेस फील होगी, लेकिन ठीक है, कोई मसला तो नहीं हो रहा आपको. हाथ लगाने से कोई दर्द वगैरह तो नहीं है, टेंडरनेस नहीं है कोई भी. इसके बाद हम अपने मेलिंग टेप से इनका सर्कमफ्रेंस ऑफ मसल देखेंगे. अच्छा, हमने अभी इनकी मसल सिमेट्री चेक कर ली है. ठीक है, टेंडरनेस नहीं है कोई, उनको पालपेट कर लिया है. इसके बाद हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ मसल्स देखने हैं इनका, वो मेलिंग टेप हमें यूज़ करनी होगी. उसके लिए हम पहले राइट मसल बल्क ये चेक करने के लिए इनका हमने ये देखा है, ये 13 अप्रॉक्सीमेट है. ये भी तकरीबन 13 ही है, देखिए सेम इनका है. और ये नॉर्मल एक मसल बल्क है. इसके बाद इनका थाइज का देख लेंगे. नीचे करना डाउन. ये तकरीबन 18.5 राइट थाई. ओके, 18.5. ये भी इस उनका है लेफ्ट. लेग का नोट करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ये तकरीबन 15. ये भी 15 है. और ये हमने सर्कमफ्रेंस चेक कर लिए. ठीक है, सर्कमफ्रेंस चेक करने के लिए बेसिकली देखना होता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा ये है आपका मसल,
ठीक है। कोई भी एक पॉइंट आप फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह मतलब कि कोई भी मिड आप पॉइंट मसल का देख लें यहाँ से, फिर वो कंपेयर कर लें, दोनों साइड कंपेयर करनी होती हैं। इसी तरह थाई का, ठीक है। और आप लेग का भी देख सकते हैं इसी तरह। कोई एक पॉइंट और दोनों वही एग्जैक्ट पॉइंट होने चाहिए ताकि दोनों तरफ से कंपैरिजन कर सकें हम। ढीला छोड़ देना है, ठीक है। जो इनकी रिस्ट है, ये कलाई है, इन्होंने अपने इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम टोन चेक करेंगे मसल की, ये और इनकी एक नॉर्मल टोन ऑफ मसल हमें फील हो रही है। इसी तरह हम दूसरे बाजू पे बाजू की ढीला छोड़ दें और अपनी कलाई इस तरह ये देखें, ये टोन ऑफ मसल नॉर्मल शो कर रही है हमें। इसी तरह आप इनके थाइस की भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली हमने ये स्टार्ट। ओके, इन मसल पावर वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओपोनेंट्स पॉलिसीज, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि मैं आपने ये करना है कि अपना ये थंब जो है ये अपनी लिटिल फिंगर, छोटी फिंगर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। मैं अपनी फिंगर से इसको रजिस्ट करूँगा, मतलब कि अब मैं इस तरफ जोर लगाऊंगा, आपने इस तरफ जोर लगाना है, ठीक है। जिससे आपकी ये इसकी पावर चेक होगी थंब की, ठीक है। चलें, आप इस तरफ करें, इसको साधना है, ठीक है। इनकी मसल पावर ओपोनेंट्स पॉलिसीज की बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ वी विल चेक इंट्रोशियाई मसल्स ऑफ फिंगर। ऐसा है कि मैं आपको ये कार्ड पकड़ाऊंगा आपके दोनों फिंगर्स के दरमियान, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह होल्ड करना है, पकड़ना है, ठीक है। और मैं इसको आपकी तरफ खींचूंगा, इससे आपके दोनों मसल्स ये उंगली की दोनों मसल चेक होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पकड़ने इसको, ये देखिए मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी फॉर्म इनकी है, और ये इट मीन्स कि इनकी इंट्रोशियाई मसल्स की पावर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। ओके, आफ्टर इंट्रोशियाई मसल वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स। अच्छा, फ्लेक्सर ऑफ फिंगर्स की हमने बेसिकली अपने सब्जेक्ट से ये कहना है कि मैं आपको ये अपनी फिंगर्स आपके हाथ में इस तरह रखूँगा, ठीक है। आपने अपनी ज़ोर से इसको पकड़ना है, मैं अपनी फिंगर्स खींचूँगा, लेकिन आपने इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। इससे आपके ये फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स पता चलेंगे। पकड़ें, ओके। फ्लेक्सर ऑफ फिंगर ऑफ माई सब्जेक्ट इज़ नॉर्मल। ओके, आफ्टर फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स वी विल चेक फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट। अच्छा, फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट के लिए बेसिकली हमने अपने सब्जेक्ट को ये कहना है कि इन्होंने अपनी फिंगर्स जो है अपने फोर आर्म की तरफ मूव करनी है और मैंने रेजिस्ट करना है, ठीक है। ऐसा है कि ये आप अपनी इसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और मैं इसको रेजिस्ट करूँगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखें मतलब कि इनकी जो है फ्लेक्सर ऑफ रिस्ट जो बिल्कुल नॉर्मल इनकी ग्रिप है, और ये नॉर्मल हम कंसिडर करेंगे। ओके, आफ्टर चेकिंग फ्लेक्सर्स ऑफ रिस्ट we will start from extensors of wrist. Okay, in extensor of wrist I will ask my subject to make a fist. ऐसा है कि आपने ये मुट्ठी बनानी है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल इनकी ग्रिप है। ये इनके एक्सटेंसर ऑफ रिस्ट हमने चेक कर लिया, ये नॉर्मल है, ठीक है। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम बाइसेप्स नाउ, ठीक है। अच्छा, आपका ये मसल चेक करना है हमने, ठीक है। ऐसा है कि आपने ये जो है ना आप जोर इस तरफ लगाना है, ठीक है। और मैं आपका इस तरफ लगाऊंगा, आपने पूरा इसकी तरफ मूव करनी है और मैं इसको आपको रेजिस्ट करूँगा, ठीक है। ये चेक करते हैं, चलें। ओके, इनका बाइसेप मसल बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छी पावर है, बाइसेप मसल पावर बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, आफ्टर बाइसेप वी विल चेक इट्स ट्राइसेप मसल, ठीक है। ट्राइसेप मसल के लिए आपको ऐसा है कि आप अपने बाजू अपना सीधा करना है, ठीक है। और मैं जोर लगाऊंगा इस तरफ, ठीक है। आपने अपने बाजू सीधा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इससे आपका ये मसल चेक होगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये इनका ट्राइसेप मसल नॉर्मल है, इन्होंने अब अगेंस्ट रेजिस्टेंस नॉर्मल इनकी मसल पावर है। अच्छा, ऐसे अब सुप्रास्पाइनेटस मसल और डेल्टॉइड मसल हम चेक करेंगे। उसका तरीका ये है कि आपने अपने बाजू ऊपर लेके जाने हैं, ठीक है। तो मैंने जोर लगाने हैं नीचे को, ठीक है। इससे आपके डेल्टॉइड मसल और सुप्रास्पाइनेटस मसल चेक होंगे, ठीक है। आप जोर लगाएं नीचे को। ओके, इनका सुप्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड मसल चेक किए, मसल पावर बिल्कुल नॉर्मल है।
अब ये है कि इसका हमने देखना है एब्डोमिनल मसल की पावर चेक करनी है। उसके लिए मैं अपने सब्जेक्ट से ये कहूँगा कि आपने बगैर अपने बाजों के सपोर्ट किए आपने सीधे उठ के बैठना है, ठीक है। चलें आप ट्राई करें। नहीं, इनके एब्डोमिनल मसल देखिए नॉर्मल की है। अब ये है कि इनकी ट्रेपेजियस मसल चेक करने हैं, ठीक है। ट्रेपेजियस मसल चेक करने के लिए आपने अपने शोल्डर ऊपर उठाने हैं और मैं अपने जोर नीचे को जोर लगाऊंगा, ठीक है। चलें, ओके ओके। नाउ विल चेक dorsiflexion of foot and then after dorsiflexion we will check plantar flexion of foot. ओके आपका ये है कि आपने ना अपना पाँव जो है अपनी तरफ लेके आना है, ठीक है। और मैं पीछे को रिजल्ट करूँगा। ओके, अभी इनकी प्लांटर फ्लेक्शन ये नीचे को करेंगे आप, मैं ऊपर को। ओके ओके। अब हम एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट चेक करेंगे। ऐसा है कि आपने अपने ये जो है ना इसको सीधा करना है टांग को, ठीक है। और मैं जो लगाऊंगा आपके सब, ठीक है। आपने मेरे अपोज करना है और टांग सीधी करनी है, ठीक है। चलें, ओके। ये एक्सटेंसर ऑफ नी है इनका नॉर्मल। अभी ये है कि इनका फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट चेक करना है, ठीक है। ऐसा है कि मैं आपकी ये टांग ऊपर उठाऊंगा, ठीक है। अब आपने अपने ये टांग मोड़नी है और मैंने आपको मोड़ने नहीं देनी, ठीक है। चलें, ओके। ये कहते हैं फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट। फ्लेक्सर ऑफ थाई के लिए ऐसा है कि आप अपनी जो है ना टांग अच्छा फ्लेक्सर ऑफ थाइज अब चेक करना है, ठीक है। ऐसा है कि आपने अपनी टांग भी उठानी है और मैं जोर लगाऊंगा नीचे को, ठीक है। इसे हमारा फ्लेक्सर ऑफ थाई चेक होगा। चलें, ओके। ये फ्लेक्सर ऑफ थाई था। ये जोर ऊपर को लगा रहे थे लेकिन मेरी तरफ से जोर नीचे की तरफ था। इसका मतलब कि इनकी थाई का फ्लेक्सर चेक होगा। ओके, अब हम ऐसा है कि इनकी एब्डक्टर ऑफ लेग चेक करेंगे। वो उसका तरीका ये है कि मैं आपकी टांगें पकड़ूंगा, ठीक है। लेकिन आपने इनको खोलने की ट्राई करनी है, ठीक है। चलें, ओके। अच्छा, अब है एडक्टर्स हमने चेक करने हैं, ठीक है। उसके लिए ऐसा है कि ये मैं आपकी टांगें ऐसा खोल रहा हूँ, आपने इनको मिड लाइन में लेके आना है, अपनी तरफ लेके आना है, ठीक है। इनको जोड़ना है आपस में और मैं जोर लगाऊंगा इस तरफ, ठीक है। चलें, ओके। यहाँ में ये आपने मेरे फिंगर पे अपनी उंगली लगानी है, उसके बाद अपने नोज़ पे लगानी है, ठीक है ना। ओके, दिस वाज फिंगर नोज टेस्ट। देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम रैपिड ऑल्टरनेट मूवमेंट्स। आपने ऐसे मूवमेंट करनी है। ओके, रैपिड ऑल्टरनेट मूवमेंट्स। देन लोअर लिम्ब टेस्ट। आपने अगर स्ट्रेट लाइन में चलना है वहाँ से ओके, दिस वाज वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हीलिशियन टेस्ट। ऐसा है कि आपने अपनी जो है ना ये एड़ी आपने ये यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक ले जानी है, ठीक है। ये ऐसे करके ठीक है, दोबारा एक और दूसरी तरफ भी। ओके, डन। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम रॉम्बस साइन। अच्छा, आपने ऐसा है कि आपने अपनी आंखें खुली रखनी है और अपने दोनों पाँव साथ जोड़ने हैं, ठीक है। और इसी तरह आप नॉर्मल हो जाए और आंखें बंद करके दोबारा पाँव अपने साथ करें, साथ करने। Okay, basically rhombus test is positive when the patient loses balance with eyes closed and it is suggestive of mild lesion of the sensory vestibular or proprioceptive system. Okay, after coordination of movements, now next topic is gait. Okay, a normal gait shows coordination of movements. If there is any problem in the gait, it may be a manifestation of lesion in some part of motor system. For example, my subject is normal
and I will ask him to walk, थोड़ा सा चल के आए। ओके, देखिए इनके जो गेट है वो नॉर्मल है। ओके, अगर कोई गेट डिसऑर्डर होगा तो मेरा ताउन करेंगे और मुझे इजाज़त देते हैं इस चीज़ की। आप ऐसा करें, आप अपना जो बायां ईयर है उसको आप बंद कर लें इस कॉटन की मदद से और अपनी आंखें बंद कर लें। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क, it is struck on the rubber pad and placed on the mastoid process behind the ear like this. Now the tuning fork is brought in front of the external auditory meatus like this. Now I will ask my subject whether he was able to hear the vibrations when the tuning fork was brought in front of his ear. अच्छा, आप मुझे बताएं जब वो आपको आवाज़ आई है, जब वो आगे लेकर आए हैं? ठीक है, इनको आवाज़ आई है। So in this case we can say that the Rinne's test is positive and the air conduction is better than the bone conduction. Positive. Now if we suppose that the subject has conductive deafness in his open ear, in this case he will not be able to hear the vibrations of the tuning fork when the tuning fork will be brought forward in front of his ear. So in this case, if we place the tuning fork, the vibrating tuning fork on his mastoid process and then bring it while it is still vibrating in front of his external auditory meatus and ask him whether the vibrations are heard, he will say that the vibrations are not heard. जी, आपको आवाज़ आई है जब वो आपके कान के आगे लेकर आए हैं? So we are supposing that in this case his ear has conduction deafness, and in this case the bone conduction will become better than the ear conduction and the Rinne's test will be negative. So first of all I will show to the 2 points at which the vibrating tuning fork can be placed. It is either the center of the forehead, that is place the stem of the tuning fork on the center of the forehead, or the vertex of the skull like this. So now we will proceed with the actual procedure. First of all, strike the tuning fork on the rubber pad and place its vibrating stem on the center of the forehead. Now I will ask my subject whether the sound is heard better in one ear or is heard equally in both ears. हाँ जी, आपको इसकी जो आवाज़ आ रही है वो दोनों कानों में एक जैसी आ रही है या एक कान में बेहतर आ रही है? एक जैसी आ रही है। So he has said that he is hearing the sound equally in both ears. आपको क्या लग रहा है कि आपको आवाज़ कहाँ से आ रही है? He is saying that the sound is coming from the midline position. So in this case he has no conduction deafness or nerve deafness. His both ears have normal hearing and he is hearing equal sound of the tuning fork in both ears. Pause. Okay, now suppose that either the patient or the subject has conduction deafness or nerve deafness. In this case, when the tuning fork will be placed on the center of his forehead, he will perceive the sound better in either ear. हाँ जी, आपको ये जो आवाज़ आ रही है ये आपको दोनों कानों में एक जैसी सुनाई दे रही है या किसी कान में बेहतर सुनाई दे रही है? कान में बेहतर सुनाई दे रही है। किस कान में बेहतर सुनाई दे रही है? ये लेफ्ट साइड पे। So I have asked the subject to point out the ear in which the sound was lateralized. This means that his left ear can either have conduction deafness, in which case the defective ear will hear the sound better, or it can also mean that his opposite ear, that the right ear, can have nerve deafness. Both my subject and the examiner to plug their ears which are not being tested. आप ऐसा करें, आप अपने कान में जो है अपने बाएं कान में वो कॉटन की मदद से उसको बंद करें. So you can see that both the subject and the examiner has occluded their left ear, and the test of Schaubeck's test will be performed on the right ear of both the subject and the examiner. So now we will take the tuning fork, strike it on the rubber pad and place it on the mastoid process behind the right ear and notice the time on the stopwatch. We will start the stopwatch before placing the tuning fork on the mastoid process. Now the subject has indicated or pointed out that he has stopped hearing the vibrations.
When the subject points that out, transfer the tuning fork stem on your own mastoid process and also look at the time. Now the examiner has also stopped hearing the vibrations. So in this case you can see that the examiner heard the tuning fork vibrations longer than the subject, which shows that the subject has nerve deafness. So now we will suppose a condition in which the subject has conductive deafness. In this case, the subject will hear the tuning fork vibrations longer than the examiner. So if we proceed with this, we will see that when the tuning fork is placed on the mastoid process behind the examining ear and the time is being noted along with the procedure. Now the subject has pointed out that he has stopped hearing the tuning fork vibrations. You will immediately transfer the tuning fork to your own mastoid process and also check the time. But the examiner did not hear the tuning fork vibrations this time, which means that the subject heard the tuning fork vibrations longer than that of the examiner, which shows that the subject has conductive deafness. Okay, we have performed the Schaubeck's test on the subject and compared it with that of the examiner for the right ear of the subject. We will repeat this procedure for the left ear as well. Now we will proceed with the modified Schaubeck's test or the absolute bone conduction test. The only difference between these two tests is, in this test, both the auditory meatus of the examiner and the subject are plugged. So I will explain that to my subject and ask him to plug his both ears with the cotton plug, and the examiner will do that as well. So आप अपने दोनों कानों में cotton plug की मदद से उनको बंद कर लें. Now the examiner will proceed with the absolute bone conduction test. He will strike the tuning fork on the rubber pad, start the stopwatch, and place the stem of the vibrating tuning fork behind the mastoid process of the right ear. The subject has pointed out that he has stopped hearing the vibrations. When he points it out, immediately transfer the stem of the vibrating tuning fork to your own mastoid process and also check the stopwatch. Now the examiner is still hearing the tuning fork vibration while the subject is not. So this shows that the subject has nerve deafness. Now we will suppose a condition or a situation in which the subject has conductive deafness. So in this case, the subject will hear the tuning fork vibration longer than the examiner. So we will proceed as before. The both auditory matrices of the subject and the examiner are plugged. The tuning fork will be struck on the rubber pad and its stem or base will be placed on the mastoid process behind the ear. When the subject points out that he has stopped hearing the tuning fork vibration, the time is checked on the stopwatch and the examiner will transfer the stem of the tuning fork to his own mastoid process. But in this case, the examiner did not hear the tuning fork vibrations after the subject had stopped hearing it. So this showed that the subject heard the tuning fork vibration longer than the examiner, and this happens in